क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर 37 सीटें अखिलेश जी की आई इस बार के चुनावों में तो वो ईवीएम से ही आई है भाई। लारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप नहीं आई। अगर वहां 99 सीटें कांग्रेस की आई वरुण जी, तो वहां पर भी ईवीएम था। आप या तो खारिज कर दिया करिए, या तो आप कहिए ये हमारे नतीजे है ही नहीं, या फिर बार बार सवाल उठाना बंद करिए। भाई ये तो बहुत, ये जिस तरह से बार बार सवाल उठाते उससे ऐसा लगता है कि द जोक इज ऑन यू। आप लोग चुनाव में भी आ जाते हैं, आप चुनाव जब जीत जाते हैं तो अपना भी ले लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल भी उठा देते हैं। तो मैं एक 10 सेकंड बोल दूं? हाँ बोलिए 10 सेकंड बोलिए। है ना कि कोई सवाल ही नहीं उठाए, ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, राजनीतिक व्यवस्था। ये कोई नहीं कह रहा सवाल मत उठाइए, लेकिन सवाल उठाइए, रोज उठाइए वरुण जी। सवाल कैसे बदल जाएगा? अरे सवाल कैसे पहले सवाल उठाया था उसका को क्या प्रॉब्लम थी भाई? बैलेट पेपर से कांग्रेस छोड़, कई लोगों के मन में शंका है। अरे आपको क्या दिक्कत है? क्या तनुज जी के पास जा रही है भाई, क्यों नहीं कर सकते बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा सकते? देखिए एक बड़ा समाधान हो जाए। एक बहुत पहले, और मैं ईवीएम की लड़ाई में फिर से इसको शुरुआत डिबेट में नहीं करना चाहती, क्योंकि आज तो हम आने वाले विधानसभा के नतीजों पर बात करेंगे, कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन ईवीएम पर तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन चैलेंज दिया था, उस समय कोई नहीं गया। पर टीवी डिबेट्स पर हर कोई ईवीएम पर सवाल उठाता और शंकाएं बढ़ रही हैं। अब वही हरियाणा की चुनाव अगर वरुण जी आपकी पार्टी जीत जाती तो ये ईवीएम वाले राग नहीं होता, लेकिन वो जीतती जीतती बाजी आप हार गए, तो अब ईवीएम वाला राग फिर से हो रहा है। एक बार मैं तनुज जी के पास जाऊंगी। तनुज जी, आपको भी कोई शंका है? आप लोगों की पार्टी सरकार बना गई 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर, लेकिन तब ये वाला राग नहीं था। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? चंपई सोरेन आपके साथ छोड़कर पाला बदल चुके। देखिए, कई लोग छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय हेमंत सोरेन जी ने 2019 के अंदर में शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, तब से सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, और गिराते गिराते वो खुद इतना गिर गए कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक बिना किसी आरोप के जेल में बंद रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में 5 ट्राइबल सीट्स पर करारी हार हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी जितने मतों से जीते हैं, उससे ज्यादा मतों से हमारे सांसद जीते। और आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, हेमंत सोरेन जी ने। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि झारखंड भाजपा के अंदर में कोई नेता नहीं है। उनसे अगर पूछा जाएगा तो एक चेहरा नहीं है जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन जी के सामने खड़ा हो। और हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है उनका। वो पहले ही बाजी हार चुके हैं। झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अरे चेहरा नहीं है, ये जो चेहरा आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, ये चेहरा चुनौती दे सकता है बीजेपी की तरफ से। चंपई सोरेन की बात कर रही हूं मैं, उनका चेहरा नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी पार्टी के चेहरा थे, लेकिन अब तो उनके साथ है। हाँ, नहीं, कोई चुनौती नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अगर ये भी चेहरा है तो चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनसे पूछिएगा, जब आपकी बात होगी, अभी नहीं, आने वाले समय में जब नेताओं से बात हो, उनसे पूछिएगा कि कौन है आपका मुख्यमंत्री का चेहरा, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। अरे एक मोदी जी को कितना परेशान कीजिएगा नगर निकाय के चुनावों में, छात्र संघों के चुनावों में। भाई सिद्धार्थ जी बता दीजिए, चेहरा आपका है नहीं, एक आपने इंपोर्ट किया उनका चंपई सोरेन, वो ये कह रहे हैं आपके पास चेहरा नहीं है। देखिए सुचरिता जी, हमारा चेहरा तो कमल का फूल है, और यही कमल का फूल देश में तीसरी बार अपनी सरकार बना चुका है। यही कमल का फूल एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में अपनी सरकारें बनाता जाता है। यही कमल का फूल वो है जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर के कटक तक, जिस पर देश की जनता भरोसा देती है। और यही कमल का फूल वो है जो इस भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने जा रहा है। इसलिए अहंकार मत रखिए, ये चेहरों का, परिवारों का, इनका अहंकार मत रखिए। कौन करेगा हेमंत सोरेन के परिवार का सामना? कौन करेगा हेमंत सोरेन के आगे? टिकने वाला कोई नहीं है। ये कमल का फूल और झारखंड की जनता टिकेगी, और ये जब जनता आती है तो कुर्सियां बड़ों बड़ों की खाली करवा देती है। इसलिए अपने इस अहंकार को कहीं छोड़ करके आइएगा। ये लोकतंत्र का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी। परिणाम जब आएंगे तब आप अपने इस चेहरे को देखिएगा और उसको धोइएगा, और उस चेहरे को धो करके याद करिएगा कि क्या गलत आपने किया झारखंड के साथ, तब आपके जाकर के परिणाम। देखिए, झारखंड पर मैं एक बड़ी खबर बता दूं, झारखंड को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो झारखंड को लेकर
जो नाम है उनकी लिस्ट फाइनल होनी है और उसी को लेकर थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। तो ये झारखंड के समीकरण, अब कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई है। अनंत जी, आपको लग रहा है इस वक्त कॉन्फिडेंस बीजेपी का है? क्योंकि हरियाणा में जो हुआ है उसके बाद बहुत से तो बीजेपी के नेता भी उम्मीद नहीं कर रहे थे वहां जीत हो गई, और अब उसका जो इम्पैक्ट है आपको लगता है वो महाराष्ट्र में और झारखंड में, क्योंकि मैं वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि बहुतों को लगा नहीं, बीजेपी में खुद को नहीं लग रहा था, लेकिन ये समीकरण ऐसा बदला है कि इससे महाराष्ट्र में इन्हें बूस्ट मिलने वाला है। ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती लोकसभा चुनाव के समय की थी, संगठन और नेता का जो एक डिस्कनेक्ट था, हाँ। उसको हरियाणा चुनाव में इन्होंने ठीक कर लिया और अब उसी फॉर्मूले पर वो वहां भी चलेंगे। जिस प्रकार से संघ के लोगों ने लग के हरियाणा में काम किया, उसी प्रकार से महाराष्ट्र और खासतौर पे झारखंड में संघ और संघ के जो समविचारी संगठन है उनका बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि संगठन और सरकार का चेहरा दोनों मिलकर काम करेंगे और ये फॉर्मूला इनका हरियाणा में काम आया था। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा जी के एक बयान से थोड़ा भ्रम फैला था, वो सारी चीजों को दूर करते हुए मुझे लगता है, और जो नैरेटिव एक पक्ष में बन गया था 99 सीट जीतने के बाद, उस नैरेटिव पर भी हरियाणा के परिणाम ने ब्रेक लगाया है। हाँ। और इसी नैरेटिव के आधार पर बीजेपी का टेम्पो इस वक्त बहुत हाई है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दो बहुत बड़े जो संगठक हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में लगे हैं। एक भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में बहुत साइलेंटली पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है, और इधर हिमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की टीम यहाँ काम कर रही है और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झारखंड में काम कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के काम में लगे हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं कि संगठन स्तर पर काम हो रहा है, मैं एक बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखना चाह रही हूं, क्योंकि यूपी में पिछले कुछ समय से इतने मुद्दे रहे और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस तरह से 37 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी लोकसभा में आई, उसके बाद कह दिया है और अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि भाई द वॉर इज ऑन, यानी कि ये युद्ध अभी बाकी है और उसमें हम जीत कर दिखाएंगे। वो 37 को इसमें 80 में बदलना चाहते हैं और यूपी उपचुनावों के लिए वो 10 में से 10 की बात कर रहे थे, अब तो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन यूपी में सिद्धार्थ जी आपसे पूछ रही हूं, जाति का शोर भी रहा है, आप जानते हैं, बुलडोजर का मुद्दा भी रहा है, एनकाउंटर का भी मुद्दा रहा है, ये सब जिन पर योगी आदित्यनाथ एक तरह से इन एक्शन दिखे, उन सब पर अखिलेश यादव ने हमला भी किया है। आपको लगता है इसका फायदा नुकसान? सिद्धार्थ जी। देखिए सुचरिता जी, अखिलेश यादव क्यों हमला करते हैं ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वो हमला भी बड़ा सेलेक्टिव करते हैं, क्योंकि जिनकी पूरी आधारशिला ही एक समाज को जाति में बांटने की हो, वो अपराधियों में भी जाति देखते हैं, वो एक्शन में भी जाति देखते हैं, हर चीज में देखते हैं। अगर वो सब चीजों पर बोलते होते तो बात अलग थी, तो कोई प्रिंसिपल और फंडामेंटल की बात की जा सकती थी, पर चूंकि उनका आधार ही कुछ और है तो ये तो प्रदेश की जनता समझती है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सुशासन की यात्रा उत्तर प्रदेश ने देखी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक प्रतिज्ञा देखी है प्रदेश की सरकार की, और जिस प्रकार से बदलती हुई तस्वीर देखी है, उसका उपचुनाव में जनता अपना मत के साथ समर्थन करेगी और भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव की सीटों पर बहुत भारी मतों से जीत करके आएगी। ये जो राग हरियाणा में फेल हुआ सुचारिता जी, ये जो विभाजन करने की नीति हरियाणा में फेल हुई, ये उत्तर प्रदेश में भी लंबी नहीं चलने वाली। हरियाणा और उत्तर प्रदेश बड़े पास के राज्य हैं, मिजाज भी लगभग बराबर सा है। ये मिजाज तो अब इनको उत्तर प्रदेश की जनता भी इस उपचुनाव में दिखा